हाओचन और शिची को अपनी हाई फाई कार में देखते हैं। तभी हाओचन को एक बैंक से कॉल आई जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें 200 मिलियन युआन की जरूरत है, अगर आप अपने पैसे हमारे बैंक में रखवा दे तो। हाओचन बोला कि 200 मिलियन युआन, चलो ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे क्योंकि फिलहाल मैं बिजी हूँ। शिची ने जब इतनी बड़ी अमाउंट का नाम सुना तो कहने लगी कि वाह, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? वो 200 युआन बैंक में सबमिट करवा कर प्लीज प्लीज। हाओचन भी बहुत प्यार से कहने लगा कि इतना क्यूट सा मुंह बनाकर तुम मुझसे पूछोगी तो क्या मैं तुम्हें मना करूंगा? वैसे भी मेरे पास जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है, अगर तुम सबमिट करवाना चाहती हो तो फिर तुम करा दो। जो सुनकर शिची भी बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट सीन बैंक का दिखाया गया जहाँ मैनेजर लियो को उसका बॉस बता रहा था कि आज ली हाओचन ग्रुप से हमें लोन मिलने वाला है, तुम उन्हें खुद ही रिसीव करना। मैनेजर लियो कहने लगा कि बॉस आप फिक्र ही मत करे, जैसे ही उनकी तरफ से कोई आएगा मैं बहुत अच्छे से वेलकम करूंगा, मैं हूँ ना, आप बेफिक्र हो जाए और सारा काम मुझ पर छोड़ दे। तभी दूसरी तरफ से शिची भी पहुंच आई थी जो स्टाफ मेंबर से कहती है कि मैं यहाँ लोन के लिए अप्लाई करने आई हूँ। ये बात मैनेजर लियो ने भी सुन ली। वो उसे रोकते हुए बोला कि अरे शिची, ये तो वाकई में ही तुम हो, मुझे याद है स्कूल टाइम में तुम्हारी फैमिली सबसे गरीब हुआ करती थी, ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली के हालात आज भी नहीं बदले, इसीलिए तो तुम यहाँ भीख मांगने के लिए बैंक पहुँच आई हो। शिची बोली कि एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि इतने साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा ये जहर उगलने वाला मुंह अभी तक भी नहीं बदला। वो बोला कि बस बस, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, अगर तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है तो वहाँ जाकर वेट करो जब तक तुम्हारी बारी नहीं आ जाती। गुस्सा तो शिची को उस पर काफी आया, पर रूल्स तो रूल्स ठहरे, इसलिए वो वेट करने को बैठ जाती है। देखते ही देखते सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन बेचारी शिची की बारी अभी तक नहीं आई। अब तो वो भी वेट कर करके थक चुकी कि पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। मैनेजर लियो उसे यहाँ बैठे हुए देखकर कहता है कि तुमने कौन सा वापस जाकर अपना बिजनेस चलाना होगा, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए आराम से बैठकर यहाँ पर वेट करो। शिची उसकी बातों को इग्नोर करके उठते हुए फिल्टर से पानी पीने लगी, पर मैनेजर लियो उसे यहाँ से पानी पीने भी नहीं देता। कहने लगा कि ये क्या कर रही हो? वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये फिल्टर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं लगा हुआ, अगर तो तुम्हें प्यास लगी है तो बैंक से बाहर जाओ, सामने ही तुम्हें सिंक लगा हुआ मिलेगा, वहाँ से पानी पी लेना। तभी यहाँ एक और लेडी आई जो एक गिलास गर्म पानी मांग रही थी। मैनेजर लियो ने जल्दी से उसे एक गर्म पानी का गिलास पकड़ा दिया। ये देखकर तो शिची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुमने इसे तो पानी का गिलास पकड़ा दिया तो फिर मुझे क्यों नहीं? वो बोला कि इन मैडम ने अभी अभी हमारे बैंक में 3 मिलियन का चेक डिपॉजिट करवाया है, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें भी इनकी तरह ट्रीट किया जाए, यू पुअर। मैडम आप अंदर चले ना, अंदर जाकर आराम से बैठ जाए और अपना काम निपटा ले। शिची ने जब उस लेडी को अंदर जाते हुए देखा तो मैनेजर लियो को पकड़ लेती है कि ये औरत तो मेरे बाद आई थी, तुमने इसे मुझसे पहले अंदर कैसे जाने दे दिया? मैनेजर लियो बोला कि तो क्या, अमीर कस्टमर्स हमारी प्रायोरिटी होती है, तुम इनके जितनी अमीर नहीं कि तुम्हें भी इनकी तरह ट्रीट किया जाए, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी औकात याद रखो। खैर फिलहाल तो बैंक के बंद होने का वक्त हो चुका है, ये जो अभी अभी कस्टमर अंदर गई ये हमारी आखिरी कस्टमर है, इसलिए अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो कल सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि हम तुम जैसे लोगों को अपना स्पेशल टाइम नहीं दे सकते। शिची बोली कि अच्छा, तुमने जो सुबह से मुझे वेट करवाया क्या वो फजूल में करवाया? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सभी बैंक वाले कस्टमर्स को ऐसे डील करते हो। खैर मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, अभी के अभी अपने प्रेसिडेंट को कॉल करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैनेजर लियो कहने लगा कि अपनी औकात देखी है तुमने हमारे प्रेसिडेंट से मिलने वाली, अगर तो तुम अपना काम करवाना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम्हें कल सुबह आना होगा। शिची भी अब उसे मजीद क्या ही बहस करती, इसलिए गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में भी शिची काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसका यूं लटका हुआ मुंह देखकर हाओचन पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है, आज तुम्हारा बैंक का विजिट कैसा रहा? शिची बोली कि बस चुप करो, उस बारे में तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। यहाँ हाओचन उसका मूड बेटर करने के लिए उसके हैंड से फोम लेकर उसके नोज पर लगाते हुए कहता है कि गुस्सा मत करो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। शिची बोली कि देख लो, मस्ती लेना पहले तुमने स्टार्ट किया, अब मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगी। जिसके बाद शिची भी उसके फेस पर फोम लगाने लगी और दोनों में ही हंसी मजाक स्टार्ट हो गया। यानी कि हाओचन सक्सेसफुली शिची को हंसाने के मिशन में कामयाब हो
हो जाता है। इसके बाद उसे पूछने लगा कि आप ये बताओ कि तुम तो उन्हें 200 मिलियन का लोन देने के लिए गई थी, यानी कि उनकी बड़ी कस्टमर थी, तो उन्होंने तुम्हें गुस्सा क्यों दिला दिया। यहाँ शिची को भी याद आया कि हाँ, मैं लोन लेने थोड़ी ना गई थी, बल्कि मैं तो देने गई थी। अब देखना, इन लोगों को कल मैं बताती हूँ कि इन्होंने किससे पंगा लिया। मैनेजर लियो ने भी गलत समझ लिया था, उसे लगा कि शिची लोन लेने के लिए आई है। आखिर शिची ने बात ही कुछ ऐसी की थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शिची बहुत ही एटीट्यूड के साथ आती है। आखिर आज वो लियो को उसकी औकात याद दिलाने वाली थी। वो बोला कि अरे शिची, तुम आज दोबारा से चली आई। शिची कहती है कि आज जो मर्जी हो जाए, जो मैं करने के लिए आई हूँ वो करके जाऊंगी। इस पर मैनेजर लियो कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, आज तो हमने सभी लोगों के लिए बैंक ऑफ कर दिया है, क्योंकि आज हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर आने वाला है। इसलिए अगर तुम यहाँ पर अपने 20 या 30 सेंट सबमिट करने के लिए आई भी हो तो ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। शिची बोली कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा सच बता देती हूँ, तुम जानते नहीं, लेकिन मैं भी आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी कस्टमर बनकर आई हूँ। जो सुनकर तो मैनेजर लियो उस पर ऊंचा ऊंचा सा हंसने लगा। कहता है कि अगर हमारे बैंक में कोई 1 मिलियन भी डिपॉजिट करवाए तो वो भी अपने आप को लोअर क्लाइंट कहता है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत तो देखो, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 ही यहाँ पर सबमिट करवाने आई होगी और खुद को बिग कस्टमर कह रही हो। वो भी शिची से ऐसी बातें कर ही रहा था कि तभी प्रेसिडेंट आकर उसे पूछने लगा कि यहाँ पर खड़े बातें क्या कर रहे हो, बिग कस्टमर के आने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है ना। वो बोला कि जी जी, सारी प्रिपरेशन हो चुकी, बस मैं उनके आने का ही वेट कर रहा था। इवन के वो शिची को भी साइड पर पुश कर देता है कि तुम खड़ी मेरा टाइम वेस्ट क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। वो बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि असल में जिसको वो साइड पर पुश कर रहा है यही उसकी बिग क्लाइंट थी। तभी यहाँ पर हाउचन पहुँच आया, जिसे देखकर ये दोनों ही उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। कहने लगे कि हम काफी टाइम से आपके आने का वेट कर रहे थे, इवन के आपके आने की वजह से हमने बाकी लोगों के लिए बैंक को ऑफ कर दिया। क्यों ना पहले हम आराम से बैठकर चाय पिए, उसके बाद ही आज के इवेंट के बारे में बात करें। जो सुनते साथ ही हाउचन ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम लोगों के साथ अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपनी वाइफ की परमिशन के बगैर किसी को भी लोन नहीं दे सकता। अगर तो तुम लोगों को लोन चाहिए तो क्यों ना तुम लोग डायरेक्टली ही उससे पूछ लो। मैनेजर लियो फौरन से खुश होकर पूछता है कि क्या आपकी वाइफ भी आपके साथ आई है, कहाँ है, हमें नजर तो नहीं आ रही। हाउचन बोला कि मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रेसिडेंट के अलावा गेस करो कि कौन है यहाँ पर। वो भी सोच ही रहा था कि तभी शिची उठते हुए बोली सरप्राइज। बेचारे लियो के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई, पर यू टर्न लेते हुए बोला कि वाह क्या इत्तेफाक है, शिची तो मेरी पुरानी क्लास फेलो है और हम दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हमारी डील बहुत अच्छे से हो पाएगी। हाउचन बोला कि वाह, गिरगट हो क्या जो इतनी जल्दी से तुमने अपना रंग बदल लिया। यहाँ मैं अपनी वाइफ की भी कैसे सुन सकता हूँ, ये जानते हुए कि तुम लोगों के हाथों वो कितना बुली हुई। मैनेजर लियो कहता है कि प्लीज मिस्टर हाउचन, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी वाइफ है। हाउचन बोला यानी तुम खुद ही एडमिट कर रहे हो कि तुम अमीरों और गरीबों को यहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट करते हो। एज ए एम्प्लॉय तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि सभी कस्टमर्स को रिस्पेक्टली ट्रीट करो, क्योंकि यही बेसिक एथिक्स है। और मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर तुम्हारे बैंक में इस तरह के एम्प्लॉयज ही काम करते हैं तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें 200 मिलियन युवान सबमिट करवाने वाला हूँ। बल्कि जो पहले मैंने तुम्हारे बैंक के लिए लोन दिया था, अब मैं वो भी लेकर तुम लोगों के साथ वाले बैंक में सेव करवा दूंगा। जिसके बाद वो शिची का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और ये दोनों बेचारे तो उनका मुंह देखते रहे। मैनेजर लियो बोला कि प्रेसिडेंट अब हम क्या करेंगे। प्रेसिडेंट ने उसे थप्पड़ मारते हुए बोला कि पहले मैं तुम्हें तो फायर कर दूं ना, उसके बाद देखा जाएगा। हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ शिची ऑफिस में हाउचन को हक करने ही वाली थी कि तभी ऑफिस की एक एम्प्लॉय इंटर हुई, जिसकी आवाज सुनते ही उसने हाउचन को नीचे पटक दिया। कहने लगी कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इस तरह आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये कहकर वो जाने लगी। यहाँ हाउचन बेचारा कहता है कि ठीक है मिस। लेकिन वो एम्प्लॉय जी याओ जो दिल ही दिल में कहती है कि शिची, तुम यहाँ पर बॉस को सीड्यूस कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हाउचन शिची के पास आकर कह रहा था कि मेरे कुछ बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं, इसलिए तुम रेडी रहना क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगी। शिची बोली कि ठीक है, जैसे आप
कहो, पर साथ ही बैठी हुई जियाओ कहने लगी कि बॉस शिची आपके साथ जाने के लिए एलिजिबल नहीं, ना तो इसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि किसी कस्टमर से बात कर सके और ना ही इसके पास कोई अच्छी ज्वेलरी। तो भला क्लाइंट इसे देखकर क्या सोचेगा कि ये कहां से उठकर इतनी बड़ी कंपनी की एम्प्लॉय बन गई, जबकि शिची तो उसे घूर घूर कर देखने लगती है। हाउचिन भी इस बात को लेकर सोच में पड़ गया। यहाँ शिची उसे बड़े मजे से जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें दूसरों के कामों में टांग अड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं। अभी अभी मुझे नीचे से गार्बेज ट्रक गुजरने की आवाज आई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें यहाँ का रास्ता दिखा दूं और वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। उसकी बातें सुनकर जियाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर यहाँ हाउचिन कहने लगा कि वैसे बात तो इसने सही की, मुझे लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस मैटर करता है। नेक्स्ट सीन में वो शिची के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज खरीद कर ले आया था। असिस्टेंट बताता है कि ये बॉस ने स्पेशली आपके लिए ली है और कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता। इसका बिल भी काफी ज्यादा बन गया था। शिची तो इतनी सारी ज्वेलरीज देखकर हैरान थी और इधर जिया उसे तो हैरान होने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा होता है। कहने लगी कि बॉस आप शिची को इतना अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, आपने उसे इतनी महंगी महंगी ज्वेलरीज दिला दी। यहाँ शिची को डर लगने लगा कि कहीं हाउचिन सच ही ना बोल दे। कहने लगी कि ये इन्होंने मेरे लिए थोड़ी ना किया, ये तो इन्होंने अपनी कंपनी की रिपुटेशन के लिए किया। साथ ही वो हाउचिन को जोरों का पिंच करती है कि जैसे मैंने कहा तुम भी बिल्कुल वैसा ही कहना, जिस पर हाउचिन भी कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे अपने एम्प्लॉइज का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। अगले सीन में शिची सब कुछ बिल के समेत वापस कर देती है, ये कह करके वापस रखो इसे। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, जिसे देखकर हाउचिन कहने लगा कि हे वाइफी, देखो मार पिटाई मत करना, अगर तो तुम कुछ कहना चाहती हो तो मुंह से कहो ना। शिची बोली कि मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे गिफ्ट्स मत दो, तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो, पर यूँ सबके सामने शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर यहाँ सब लोग हमारी रिलेशनशिप के बारे में जान जाते तो मैं क्या जवाब देती इन सबको। हाउचिन बोला कि मैंने गलत ही क्या किया है, वैसे भी ये मेरी ही तो कंपनी है, मैं जो मर्जी चाहूँ किसी को भी दे सकता हूँ और किसी को भी मुझसे सवाल करने का हक नहीं। शिची बोली के सवाल तो मुझ पर ही उठेंगे ना कि मैं यहाँ कंपनी के बॉस पर डिपेंड करती हूँ। खैर वापस रखो ये सारे गिफ्ट, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते साथ यहाँ जियाओ इंटर हुई, जिसने वो रखे हुए सारे गिफ्ट देखे और उसके दिल को ठंडक मिल गई कि अच्छा हुआ बॉस ने इससे सारे के सारे गिफ्ट वापस ले लिए। चलो इससे ये बात तो क्लियर हुई कि बॉस ने इसे सबके सामने डाउन कर दिया और अब मेरा रास्ता भी क्लियर हो गया बॉस को पटाने का। हाउचिन ने उसे भी यहाँ से जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगा कि एक बात तो बताओ, अगर मैं किसी लड़की को लाइक करूं और मैं चाहूं कि वो हर चीज के लिए मुझ पर डिपेंड करे, वो सब चीजें मुझसे मांगे, मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं, तो क्या मैंने कुछ गलत किया। यहाँ जियाओ ने भी हाउचिन की वो सारी बातें सुन ली। दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉस को सिली लड़कियां पसंद है जो उन पर डिपेंड करे। अब तो देखो जरा मैं बॉस का दिल कैसे जीतती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जियाओ की प्लानिंग का राउंड 1 दिखाया गया। यहाँ हाउचिन अपनी वाइफ के लिए लव कॉफी लेकर आया होता है। वो लेकर उसके पास जा ही रहा था कि तभी जिया उसके सामने आकर जानबूझकर उसके ऊपर गिरने लगी, लेकिन उसने पीछे हटते हुए अपनी कॉफी बचा ली और जिया को गिरने दे दिया। वो कहती है कि बॉस मैं कितनी यूजलेस हूँ ना, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती। मेरी तरह वीक लड़की जो खुद कुछ भी नहीं कर सकती, उसका क्या बन पाएगा, सिर्फ स्वीट और सिली होने का क्या फायदा। बेचारा हाउचिन तो देखकर हैरान था कि ये लड़की क्या ऑल फोल बकी जा रही है। यहाँ शिची ऊंची आवाज में उस पर हंसने लगी, कहने लगी कि कौन सा पुराने जमाने का आइडल ड्रामा देखकर आ गई हो, इस तरह की ट्रिक्स तो पुरानी हो चुकी, किसी नई ट्रिक के साथ आओ। साथ ही साथ उस पर हंस भी रही थी। इधर हाउचिन बोला कि मैं तो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। उसने भी बड़े मजे से अपना नाम बताया कि मेरा नाम जियाओ है, जो सुनकर हाउचिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चल दिया। लेकिन उसे तो खुशफहमी हो गई कि प्रेसिडेंट ने मुझसे मेरा नाम पूछा, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। शिची अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे रिप्लेस करती हूँ। इसके बाद हाउचिन शिची के पास आकर झुकते हुए धीमी से कहता है कि ये लड़की जिसका नाम जियाओ था, ये तो इस कॉफी को गिरा ही देती, पर अच्छा हुआ मैंने बचा ली। शिची बोली कि तुम फिक्र मत करो, इसे भी मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगी, लेकिन फिर किसी टाइम। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची घर बैठकर भी ऑफिस का काम कर रही थी, तो हाउचिन उससे पूछने लगा कि तुम घर में भी ऑफिस का काम क्यों कर रही हो। वो बोली कि हमारा बिग क्लाइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहती हूँ। पर हाउचिन कहता है कि दूसरे लोगों की इतनी टेंशन मत लो, जरा देखो तो सही तुम्हारा चेहरा किस तरह मुरझा गया है, चलो मेरे साथ आओ ताकि
कि मैं तुम्हारा अच्छे से फेशियल कर दूं। अब मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, चाहे मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हूँ। शिची भी बड़े मजे से उसके साथ चली जाती है और हाओचन ने उसका अच्छे से फेशियल कर दिया जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो। यहाँ तो शिची को भी उस पर प्यार आ रहा होता है, कहने लगी कि क्यों ना तुम हर रात को ही मेरा फेशियल कर दिया करो, आखिर तुमने इतने अच्छे से जो कर दिया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ फाइनली आज बिग क्लाइंट से मीटिंग होने वाली थी। शिची जियाओ को एक यूएसबी ड्राइव देते हुए बोली कि इसमें मैंने सारी फाइल सेव करके रख दी है, तुम इसे अपने पास संभाल कर रखो, जब मैं जाने लगूं तो तुमसे ले लूंगी। लेकिन जियाओ तो उसे बॉस की नजरों में गिराना चाहती थी और ये उसके पास अच्छा मौका आ गया। यहाँ से उसकी प्लानिंग का राउंड 2 स्टार्ट होता है और उसने वो यूएसबी उठाकर पानी में फेंक दी। शिची भी देखकर हैरान होते हुए बोली कि ये तुम क्या कर रही हो। जियाओ बोली कि तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया मैंने, अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट किसको सपोर्ट करेंगे। यकीनन वो एक वीक लड़की को ही सपोर्ट करेंगे ना, जैसे मैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी नाजुक अदाओं से हाओचन के सामने बेकसूर बन सकती है। शिची बोली कि चाहे तुम्हें बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी है या फिर सिली बनने की, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम तुम वर्क प्लेस में इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। ये तो तुम सीधा सीधा मेरा मजाक उड़ा रही हो कि तुमने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। वो बोली कि तुम क्या जानो कि लड़के किस तरह की लड़कियों को पसंद करते हैं, यकीनन बॉस भी मेरी साइड ही लेंगे, क्योंकि लड़कों को पसंद होता है जब वर्क प्लेस में कोई लड़की उन पर डिपेंड करे। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम सबसे कितना रूडली बात करती हो, तो क्या इस तरह तुम्हें कोई लड़का पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। शिची बोली कि तुम्हारे साथ दिमाग खपाने का तो कोई भी फायदा नहीं, इससे तो बेहतर होगा कि मैं जाकर इस यूएसबी को ही रिकवर कर दूं। पर जियाओ उसे ऐसा भी करने नहीं देती, कहने लगी कि आज मैं तुम्हें यहाँ से ये यूएसबी उठाकर ले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी ये प्लानिंग फेल हो जाए। अब तो उसने कुल्लम कुल्ला बदमाशी स्टार्ट कर दी थी, जो शिची से भी बर्दाश्त नहीं हुई। कहने लगी कि अब जो भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। जो कहने के बाद वो उसे एक रूम में ले आई थी। यहाँ सभी एम्प्लॉइज का रश बन जाता है कि आखिर इस रूम में चल क्या रहा होगा। तब तक यहाँ हाओचन भी पहुँच आया, जिसे देखकर यहाँ जियाओ आवाज देते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा ले, मैं एक वीक लड़की हूँ और ये मुझ पर जुल्म कर रही है। शिची बोली कि मैं इस पर कोई जुल्म वुल्म नहीं कर रही, ये थोड़ी सी वीक है ना, मैं बस इसे ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए, चलो अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। हाओचन भी ऑफिस के अंदर आ गया, क्योंकि वो जानता था कि शिची तो इस लड़की की जान ही ले लेगी, जबकि जियाओ भी वीक होने की एक्टिंग करती रही। कहने लगी कि प्रेसिडेंट मैं अपने नाजुक हाथों से इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती और ये कब से मुझ पर अटैक किए जा रही है, प्लीज अब इस केस में तो मैं आप पर डिपेंड करती हूँ, मुझे इस लड़की से बचा ले। शिची बोली कि मैं तुम पर अटैक कब कर रही हूँ, पागल लड़की, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम ही ने कहा ना कि तुम वीक हो और लड़कों पर डिपेंड करती हो, मैं तो बस तुम्हारी हड्डियां मजबूत कर रही थी ताकि आइंदा के लिए तुम अपने आप को खुद ही डिफेंड कर सको। ये सारी बातें सुनकर यहाँ हाओचन बोला मगर फिर भी तुम किसी को स्ट्रॉन्ग बनाने में इतना फोर्स यूज नहीं कर सकती। शिची तो सुनकर हैरान हो गई कि हाओचन ने ऐसा कैसे कह दिया, जबकि जियाओ तो खुश हो जाती है कि देखो देखो प्रेसिडेंट मेरी साइड पर हैं। पर हाओचन ने उसे अपने करीब भी आने नहीं दिया और शिची के पास आकर उसका हाथ चूम लेता है कि अगर तुम इतना फोर्स यूज करोगी तो फिर तुम थक जाओगी ना। जियाओ बोली कि प्रेसिडेंट आप उसे क्यों फेवर दे रहे हैं, चोट उसे थोड़ी ना लगी है, चोट तो मुझे लगी है। हाओचन बोला कि अच्छा ही तो हुआ है, तुम्हारी वजह से आज हमारी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो जाती, तुम्हें किसने कहा था इस तरह की हरकतें करने को। वो बोली कि क्या आपको याद नहीं, आपको वीक लड़कियां ही तो पसंद है जो दूसरों पर डिपेंड करे, मैं भी तो वही वीक लड़की हूँ, तो आपने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ये सुनकर हाओचन कहता है कि अच्छा वो जुमला वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ और सिर्फ शिची के लिए था। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दूसरों को पंसाना जानती है, मेहनत और सिंसेरिटी क्या चीज होती है इस बारे में तो तुम्हें पता तक नहीं होगा। और हाँ, कल से तुम्हें कंपनी में भी आने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर जियाओ कहती है कि आखिर ये आपकी लगती क्या है, आप इसे इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। शिची बोली कि तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैं इसकी क्या लगती हूँ। जो कहते साथ ही वो सबके सामने हाओचन को किस करने लगी। सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान होने के साथ साथ उन्हें देखकर खुश हो रहे थे, जबकि यहाँ जियाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। में दिखाया गया जहाँ शिची अपनी आंटी के घर आते हुए कहती है कि मैंने सुना था ये फिर से बीमार हो गई है, इसलिए मैं उसे विजिट करने के लिए खुद आ गई हूँ। पैसों के बारे में आप चिंता मत करें, ये 30,000 युवान है जिससे उसका इलाज बहुत अच्छे से हो पाएगा। आंटी बोली कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम उसके स्कूल की हर मंथ की फी भी पे कर रही हो
हो, हम तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। शिची बोली कि आंटी इस तरह कहकर मुझे शर्मिंदा तो मत करे। खैर योए कहाँ पर है, कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो नहीं होती पर उसका भाई जरूर नजर आया जो कि वीडियो गेम में मसरूफ था और हेलो हाई करने के लिए भी यहाँ पर नहीं आया। आंटी फौरन से बोली कि योए तो अंदर बैठकर पढ़ रही है, फिलहाल हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, आप फिर कभी उससे मिल लेना। तभी योए गुस्से में आते हुए कहती है कि झूठ क्यों बोला आपने, मैं पढ़ थोड़ी न रही थी, ये पैसे आप यकीनन मेरे लिए ही लेकर आई होगी, चलो दो इसे मुझे ताकि मैं इंटरनेट कैफे जाकर ऑनलाइन गेम खेल लूं। वो जाने ही लगी थी कि हाउचेन ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। वो कहता है कि शिची ये पैसे तुम्हारे स्कूल के लिए दे रही है ताकि तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो, इसलिए नहीं दिए कि तुम इसे इंटरनेट पर जाकर उड़ा दो। योए बोली कि ये पैसे तुम लोगों ने मुझे ही डोनेट किए हैं ना, फिर मेरी मर्जी कि मैं इसे जिस तरह भी यूज करूं, और अगर तुम लोगों को मेरे फ्यूचर की इतनी ही परवाह है तो एक बार ही मुझे ज्यादा पैसे दे दो ताकि मेरा फ्यूचर बेटर हो जाए। यो तिनका देने से क्या होगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी डोनेशन गलत जगह पर यूज हो रही है तो मत दो मुझे भी तुम लोगों की डोनेशन नहीं चाहिए। शिची उसकी ये बात सुनकर बहुत हर्ट हो गई। वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो और अपने फ्यूचर को बदलना चाहती हो, क्या तुम वो सब भूल गई हो? योए बोली कि मैं भूली कब हूँ, हाँ मैं अभी भी अपना फ्यूचर बदलना चाहती हूँ, इसलिए तुम अभी के अभी मुझे 1 मिलियन दे दो। नहीं दे सकती हो ना तुम मुझे 1 मिलियन जो मेरा फ्यूचर चेंज कर सकती है, तो फिर खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, उठाओ अपना ये सारा सामान और जाओ यहाँ से। शिची को तो उसकी ये बातें काफी ज्यादा हर्ट कर देती है। यहाँ उसकी मॉम भी उसे डांटने लगी कि योए तुम पागल हो गई हो क्या, शिची तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। शिची प्लीज इसे इसकी कही हुई बातों के लिए माफ कर दो, ये अभी छोटी है ना और बेवकूफ भी, ये नहीं जानती कि इसने तुमसे क्या कहा। पर शिची की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हाउचेन से कहती है कि अगर योए हमारी हेल्प नहीं लेना चाहती तो फिर हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। जो कहकर वो जाने लगी तभी अचानक से उसकी नजर 2 पेयर्स ऑफ शूज पर पड़ी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, पर खैर कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। साथ ही हम देखते हैं कि योए को भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। शायद वो ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा। उसके जाते ही यहाँ योए की मॉम ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि वो लोग यहाँ से चले जाए। साथ ही उसे थप्पड़ मार देती है कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान करवा दिया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। योए बोली कि आपको किसने कहा था शिची के सामने मेरा नाम लेकर इस तरह पैसे मंगवाने का, जो बाद में आप सारे मेरे भाई पर खर्च कर देती हो। मैं आपकी इन काली करतूतों में आपका साथ नहीं देने वाली। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां आंटी ने शिची को कॉल की थी। उसे बताती है कि योए का स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है, मंथ बाय मंथ उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। बस अब एक ही मसला बन गया, वो ये कि योए अचानक से बीमार हो गई और डॉक्टर ने कहा कि उसके इलाज में 1000 से ज्यादा युवान तो लग ही जाएंगे। जिस पर शिची बोली कि आंटी आप फिक्र मत करे, मैं हूँ ना, उसके इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं वो भिजवा दूंगी। ये बातें योए ने भी सुन ली थी, जो आगे आते हुए बोली कि मॉम आप फिर से शिची से झूठ बोल रही हो ताकि वो दोबारा आपको पैसे भिजवा दे। पिछले बार मेरे स्कूल फी के लिए जो उसने पैसे भिजवाए थे वो भी सारे आपने मेरे भाई पर खर्च कर दिए, उसे फोन लेने में और नए स्नीकर्स दिलाने में। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने शिची से झूठ बोला था कि आप मुझे स्कूल पढ़ाएंगी, आप चाहती ही नहीं कि मैं स्कूल जाऊं। मॉम उस पर गुस्सा करते हुए बोली कि मैं तुम्हारे भाई के लिए सामान बनवा रही हूँ, क्या हमने उसकी शादी नहीं करवानी, तुम तो बस पैसे जाया ही करती जा रही हो। वैसे भी लड़कियों ने पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेने हैं, अगर तुम्हारे स्कूल में फीस सबमिट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो 4 महीने तुम भी स्कूल मत जाओ। योए को तो अपनी मॉम की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए तो उसने ये सब कुछ किया। प्रेजेंट में मॉम उसे कहती है कि तुमने इस तरह की हरकतें करके अपने ग्रैंडपा को भी यहाँ से भगा दिया जो कि हमें पैसे दिया करते थे, और अब शिची को भी, तो भला हमें पैसे कौन देगा। योए बोली कि मैं खुद ही कमा कर अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ, मगर मॉम कहने लगी कि तुम्हारी परवाह किसको है, मैं तो तुम्हारे भाई की बात कर रही थी। आखिर वो बड़ा हो गया है, मुझे उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी करवानी है, पर तुमने जो हरकतें की अब इसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। पिछले दिनों जो तुम्हारे लिए एक ओल्ड मैन का रिश्ता आया था, मैं उसे हाँ करने वाली हूँ, इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं तुम्हारे भाई की आसानी से शादी करवा पाऊंगी। ये सुनकर योए बोली कि बिल्कुल भी नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई की डॉवरी बन सके। माँ तो माँ ठहरी, अब उसका बेटा भी हिस्सा लेने के लिए आ गया। वो योए को थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मॉम के सामने जबान चला रही हो, मॉम हमारे साथ कितनी अच्छी है, इन्होंने हमें पाला पोसा और अब तुम इन्हीं के सामने जबान चला रही
हो, मैं तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा। यहाँ मॉम भी अपने बेटे को सपोर्ट करने लगी कि देखो मेरा बेटा कितना फरमानबरदार है, इसलिए तो मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो बेटे को और भी अप्रिसिएशन मिल गई। वो योए का हाथ पकड़ते हुए बोला कि अब तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। जो कहने के बाद उसे अपने साथ ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया। कहने लगा कि जब तक तुम शादी के लिए मान नहीं जाती तब तक यहीं पर सड़ती रहो। मॉम भी अपने बेटे का ही साथ देती रही। यहाँ बेचारी योए चिल्लाते हुए कहती है कि दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। पर उसकी सुनने वाला कौन था? जब उसके अपनी माँ को ही उसकी परवाह नहीं तो भला भाई क्यों उसका साथ देने लगा। नेक्स्ट सीन में दोनों माँ बेटा शिची के लाए हुए गिफ्ट्स ओपन करके देख रहे थे और काफी खुश भी होते हैं कि वो हमारे लिए कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई है। मॉम कहने लगी कि मैं इसे भी तुम्हारी डॉवरी में रख देती हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक रिच वाइफ ढूंढ सकूं। आखिर लालच तो फिर लालच ही होती है। नेक्स्ट सीन में शिची और हाओचन एक क्लाइंट से मिलने के लिए आए थे जहाँ इन दोनों के बीच में हैप्पी कोऑपरेशन होती है। वो क्लाइंट कहने लगी कि मैंने सुना है आप लोग माउंटेन एरियाज में डोनेशन दे रहे हो ताकि वहाँ की लड़कियाँ पढ़ लिख कर अपना बेटर फ्यूचर बना सके। हमने भी डोनेशन देने का फैसला किया है, इसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जबकि शिची तो सैड हो गई, उसे अभी भी योए की बात याद आ रही थी। कहने लगी कि क्या फायदा जब वहाँ की लड़कियाँ इस डोनेशन को अपनी हेल्प नहीं समझना चाहती बल्कि इसे गलत जगह पर यूज करके डायरेक्टली अपना फ्यूचर बेटर बनाना चाहती हैं। हाओचन भी देखकर समझ गया था कि योए की बातों ने इसे कितना ज्यादा हर्ट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में योए की मॉम जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हुए कह रही थी कि मैंने उन लोगों से पैसे लिए हैं, अब तो तुम्हें हर हाल में उसे शादी करनी होगी। आज तो तुम जो मर्जी कर लो पर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तभी अचानक से आवाज आई कि इसे छोड़ दो और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि शिची थी। आंटी उसे देखकर बोली कि तुम वापस क्यों आ गई हो, जिस पर शिची कहती है कि आपको क्या लगा था कि मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा ब्रांड के शूज पहन रहा है और अपनी बेटी को तुम इस तरह के पटे पुराने शूज पहना रही थी। वहाँ से जाने के बाद शिची ने गाँव के कुछ लोगों से योए के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, जहाँ एक ग्रैंडमा ने बताया कि योए को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है पर उसकी माँ वो बहुत जालिम है, उसे स्कूल भी जाने नहीं देती और अब तो जबरदस्ती उसकी किसी बुड्ढे के साथ शादी करवाने वाली है ताकि वो अपने बेटे के लिए एक रिच दुल्हन ला सके। साथ एक और लड़की भी कहती है कि हाँ ग्रैंडमा ने बिल्कुल ठीक कहा, योए बहुत बड़ी मुसीबत में है, प्लीज उसे बचा लो। जिससे तो शिची का शक यकीन में बदल गया। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं समझ गई थी कि डोनेशन की रकम सही जगह पर यूज नहीं हो रही बल्कि वो रकम तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई यूज कर रहा था, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाकर एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला दूंगी। ये सुनकर योए तो खुश हो गई पर उसकी मॉम कहने लगी कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें किसने कहा बीच में टांगे अड़ाने को, इसे मेरे हवाले करो और तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी मैंने इसकी शादी तय कर दी है, ये शादी तो इसे करनी होगी। पर योए बोली कि मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूंगी। जो कहने के बाद वो शिची के साथ जाने लगती है। तभी योए का भाई आते हुए बोला कि मैं भी देखता हूँ इसे यहाँ से कौन लेकर जाता है, ये हमारे घर की लड़की है और इसे हमारे हवाले करके तुम यहाँ से चली जाओ। शिची ऐसा करने वाली नहीं थी। तभी गाँव के बाकी लोग भी पहुँच जाए। योए की मॉम को तो लगने लगा कि शायद ये सब मेरी हेल्प करेंगे, पर वो शिची और योए के सामने आकर खड़े हो गए कि अगर किसी ने इन दोनों को नुकसान पहुँचाया तो हम भी आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मॉम बोली कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, बजाय मेरा साथ देने के तुम लोग इनका साथ दे रहे हो। वो बोले कि हाँ लड़कियों को स्कूल ना जाने देना कितनी बुरी बात है ये, और फिर इतनी छोटी सी एज में किसी बड़े अंकल के साथ उसकी शादी तय कर देना, ये अब हमारे गांव में कभी भी नहीं होगा। यहाँ हर लड़की को उसका हक दिया जाएगा। योए और शिची तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो यहाँ से जाने ही लगती है कि तभी हाओचन भी पहुँच आया, ये कहते हुए कि अब किसी को भी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा फंड मिला है इस गांव को डेवलप करने का। अब यहाँ लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल्स बनाए जाएंगे ताकि हर लड़की को एजुकेशन मिल सके। और तुम दोनों जिन्होंने चैरिटी के डोनेशन का गलत यूज किया, तुम दोनों का ठिकाना तो सिर्फ जेल ही होगा। जो सुनकर मॉम तो बेहोश ही हो गई, क्योंकि ये तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जल्दी ही उनके साथ इतना बुरा होने वाला है। नेक्स्ट सीन में शिची और हाओचन का यहाँ से जाने का वक्त आ गया, जहाँ सभी लोग इन दोनों को बाय बाय करते हैं। यहाँ शिची योए को कहती है कि कोई भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे, तुम जैसा चाहो वैसा ही अपने फ्यूचर को बना सकती हो। देखते हैं जहाँ हाओचन शिची को ऑफिस छोड़ने के लिए आया था
और कहता है कि वाइफे ऑफिस जाने से पहले मुझे एक और किस देकर जाओ। पर शिची बोली कि बिल्कुल भी नहीं, तुम भूल गए हो क्या कि मैं हमारी कंपनी की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ और कोई भी एम्प्लॉय अगर लेट हो जाए तो उसकी सैलरी डिडक्ट की जाती है। ये कहते हुए वो फौरन से अंदर जाने लगी क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, पर खुद को रिलैक्स करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। भागते हुए वो एलिवेटर तक पहुंच तो गई, पर जब वो अंदर जाती है तभी एक और एम्प्लॉय भी पहुंच आई ये कहकर के सब्र करो, मुझे भी अपने साथ जाने दो। लेकिन वो सिर्फ अपना ही नहीं सोच रही थी बल्कि डायरेक्टर को आवाज देते हुए बोली कि डायरेक्टर जल्दी आए, मैं एलिवेटर के पास आपका वेट कर रही हूँ। शिची को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, खुद तो लेट होगी ही, साथ मुझे भी लेट करवाएगी। कहने लगी कि तुम वही न्यू एम्प्लॉय शाओ शाओ हो ना, देखो अगर डायरेक्टर लेट हो गया तो उन्हें कोई भी फाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लेट हो गए तो हमें 100 युवान फाइन किया जाएगा। चलो अब जल्दी से अंदर आओ। पर शाओ शाओ बोली कि पीछे हटो, तुम क्या कर रही हो, हम डायरेक्टर को लिए बगैर नहीं जाएंगे। तब तक यहाँ डायरेक्टर भी पहुंच आया जो शाओ शाओ को उसके इस एक्ट के लिए अप्रिशिएट करता है। तो वो कहने लगी कि आखिर एक एम्प्लॉय को यही तो करना चाहिए। शिची भी समझ गई कि शाओ शाओ किस तरह का खेल खेल रही है। कहने लगी कि अभी तो सुबह सुबह है और ये डायरेक्टर को इतना मक्खन लगा रही है। खैर इससे शिची को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी अपनी मर्जी, जो भी करे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि गाइज हम 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। मेरी आइडेंटिटी के बारे में अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस होते रहते थे कि मैं कौन हूं, कहां से हूं और मेरा नाम क्या है। तो फाइनली ये सब कुछ रिवील करने का वक्त आ चुका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाम से। मेरा नाम है कायनात अली, मैं बैचलर के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। एक और क्वेश्चन भी मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हूँ पाकिस्तानी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि गाइस सच में इंडिया की ऑडियंस से मुझे बहुत प्यार मिला। अगर कभी भी मुझे लाइफ में दूसरी कंट्री विजिट करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले इंडिया जाऊंगी। जहाँ तक रही फेस रिवील करने की बात, तो जल्दी से जाकर मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और स्टेटस से जाकर मेरी पिक्चर्स देख लें। यहाँ आपको मेरी लाइफ के बाकी के इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं सभी लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी। तो बढ़ते हैं अब हमारे आगे की पार्ट की तरफ। इसके बाद जब शिची स्कैन कराने के लिए पहुंचती है तब भी शाओ शाओ फौरन से आकर उसे धक्का देने लगी। ये कह करके सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले हमारे डायरेक्टर को तो स्कैन कर लेने दो। शिची को तो अब बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि वो लड़की अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है डायरेक्टर को फेवर देने में। डायरेक्टर तो स्कैन करके चला गया, लेकिन इससे पहले कि शाओ शाओ स्कैन करती, शिची ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर दिया। खुद टाइम पर सक्सेसफुली स्कैन कर लेती है। कहने लगी कि तुम्हें खामखा दूसरों को ये फेवर देने का शौक होगा, मुझे इस तरह का कोई भी शौक नहीं। जो कहकर वो जाने लगी, पर जब शाओ शाओ ने स्कैन किया तो स्कैनर उसे बता देता है कि माफ करना, आप लेट हो चुकी हो। इस बात पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि अब उसकी सैलरी में से पैसे कटेंगे, पर खैर कारनामे तो ये उसके अपने ही थे। दूसरी तरफ शिची भी साइड पर खड़ी उसे देख रही थी। कहने लगी कि ये उस चीज के ही पैसे कटे हैं जो तुम दूसरों लोगों को नाजायज तरीके के फेवर्स दे रही हो। कह तो शिची उसके भले के लिए ही रही थी, लेकिन शाओ शाओ गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चली गई। शिची को तो देखकर मजा ही आ रहा था क्योंकि उसे उसकी गलती का सबक भी अच्छे से मिल चुका। नेक्स्ट सीन में सभी स्टाफ मेंबर लंच ब्रेक के टाइम पर आराम कर रहे थे कि तभी शाओ को डायरेक्टर आता हुआ नजर आया, तो वो फौरन से उठकर काम करना शुरू कर देती है ताकि वो डायरेक्टर को इम्प्रेस कर सके। शिची कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया, अभी लंच ब्रेक ही तो है, खैर इसकी आवाज कम रखो, दूसरों को तो डिस्टर्ब मत करो। तभी शाओ शाओ डायरेक्टर से कहने लगी कि मुझे लगता है हमें लंच ब्रेक खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी स्टाफ मेंबर मिलकर मेहनत करेंगे तभी तो हमारी कंपनी प्रोग्रेस करेगी। यहाँ शिची को उसको देख देख कर गुस्सा आ रहा था कि अब इसने तो हद ही कर दी। डायरेक्टर बोला कि तुम सही कह रही हो, खैर हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है, तुम में से किसी को इसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। शाओ शाओ फौरन से लेते हुए बोली कि ये काम तो आप मुझ पर छोड़ दे, मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी और कल सुबह ही आप मुझसे ले लेना। डायरेक्टर पूछने लगा कि क्या वाकई में ही तुम इसे अकेले कंप्लीट कर पाओगी, जिस पर शाओ बोली कि मैं और मेरी टीम हम ओवर टाइम कर लेंगे ना, और इस ओवर टाइम के पैसे भी नहीं लेंगे, तब तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी के स्टाफ मेंबर्स उसकी ये बात सुनकर धीमी आवाज से कहते हैं कि अगर इसे काम करने का इतना ही शौक है तो खुद ही करे ना, भला हमें बीच में क्यों घसीट रही
है। शिची भी उसका ये खेल पहले से ही समझ चुकी थी, लेकिन फिलहाल उसे कुछ खास नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में ऑफिस से ऑफ टाइम पर शिची ऑफ करते हुए जाने ही लगी थी कि तभी शाओ शाओ उसे रोकते हुए बोले कि तुम कहाँ जा रही हो? अभी तक तो हमारी ये स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई। तुम जानती हो ना कि मैंने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था। शिची भी बड़े मजे से स्माइल देते हुए बोली कि प्रॉमिस तुमने किया है ना, मैंने या ऑफिस के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने तो नहीं किया। तुम्हें ही फ्री में ओवर टाइम करने का इतना ही शौक था तो अब हार्ड वर्क करो, सुबह तक तो तुम इसे कंप्लीट कर ही लोगी। ये कहकर शिची जाने लगी और उसके पीछे पीछे बाकी के सभी स्टाफ मेंबर्स भी निकल पड़े। बेचारी शाओ शाओ तो किसी को भी नहीं रोक पाती। आखिरकार उसे अकेले ही ओवर टाइम करना पड़ा, जो कि वो डिजर्व करती है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ शिची अभी भी ऑफिस वर्क लेकर बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ हाओचेन रोमांटिक मूड में होता है। उसने अपना सारा कमरा सजा लिया था। शिची के पूछने पर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन बार की रोड प्रिपेयर करवाई है, क्योंकि मैं हमारे प्यार की शुरुआत यूनिक तरीके से करना चाहता था। शिची समझ गई थी कि उसका हस्बैंड आज रोमांटिक मूड में है, तो वो फौरन से लाइट ऑन करते हुए बोली कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक मूड में नहीं, क्योंकि मुझे काफी सारा काम करना है। हाओचेन ने पूछा कि अब कौन सा काम कर रही हो, जिस पर शिची ने बताया कि हमारी कंपनी में एक साइको आई बैठी है जो खुद तो कोई काम कर नहीं सकती, बस दूसरों का बर्डन बढ़ाती रहती है। चाहे ये काम उसी का ही था, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं कर पाएगी, इसलिए ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। हालांकि होल वीक काम करते करते मैं इतना थक चुकी हूँ, आज तो मैं आराम करना चाहती थी। हाओचेन बोला कि कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ, कल जब मैं कंपनी जाऊंगा तो उसे काम से ही फारिग कर दूंगा और तुम्हारी टेंशन भी खत्म। शिची जानती थी कि हाओचेन तो सच में ही ऐसा कर देगा। कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे अथॉरिटी रखने वाले हस्बैंड, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। ये इतना बड़ा काम भी नहीं है, मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूंगी, और अगर तुम उसे फायर करोगे तो इसका इम्पैक्ट तो हमारी पूरी टीम पर पड़ेगा ना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। जो सुनकर हाओचेन भी उसे शोल्डर मसाज देते हुए बोला कि मेरी वाइफ कितनी हार्ड वर्किंग है, आखिर क्यों ना हो वो एक प्रेसिडेंट की वाइफ जो थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां डायरेक्टर शाओ शाओ के पास आकर पूछने लगा कि क्या स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, जिस पर वो फौरन से छुपाते हुए बोली कि हाँ हाँ बस थोड़ी सी रह गई। हालांकि उसने कुछ भी नहीं लिखा था और डायरेक्टर ये कहते हुए चला गया कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो भी सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, तभी शिची उस पर तंज करते हुए बोली कि थोड़ा सा रह गया या बिल्कुल लिखा ही नहीं। खैर ये तुम्हारा ही मसला है और अपने मसलों को खुद संभालो। ये कहकर वो चली गई। यहाँ बेचारी शाओ शाओ वो सोचती है कि मैंने तो अभी तक एक लफ्ज भी नहीं लिखा, डायरेक्टर को क्या जवाब दूंगी। इसी दौरान उसे शिची के लैपटॉप में से फोल्डर नजर आया, जो देखकर वो कहने लगी कि वाह, शिची ने तो ये पहले से ही कंप्लीट कर दिया, क्यों ना मैं इसी का ही चोरी कर लूं। नेक्स्ट सीन लाइव ब्रॉडकास्ट का दिखाया गया, जहां सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इधर शाओ शाओ और डायरेक्टर भी देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट इतने अच्छे से लिखी गई, ऊपर से लाइव ब्रॉडकास्ट पर काफी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे थे, जिसके लिए डायरेक्टर शाओ शाओ को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उसने शिची का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। इसी दौरान जब शिची आती है और उसने लाइव स्ट्रीमिंग की वो लाइन सुनी, तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वही स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी थी। तो इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि एक तो शाओ शाओ ने मुझे चीट किया, ऊपर से मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में वो शाओ शाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि एक तो तुमने मेरी स्क्रिप्ट चोरी की, ऊपर से तुमने मुझे इसका जरा भी क्रेडिट नहीं दिया। पर वो कहने लगी कि तुम कितनी बदतमीज बन गई हो, तुमने डायरेक्टर का भी लिहाज नहीं किया और किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो। भला मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट क्यों चुराने लगी, ये मैंने खुद ही लिखी थी। डायरेक्टर आपको याद है ना कि मैंने ही सिर्फ ओवर टाइम किया था। शिची ने तो आपकी बात को जरा भी अहमियत नहीं दी थी, ऑफिस से ऑफ करके चली गई, सिर्फ मैं ही आपके साथ लॉयल हूँ। आखिरकार डायरेक्टर भी उसकी बातों में आ चुका था। कहने लगा कि शिची तुमने इसके साथ कोई काम तो नहीं करवाया, लेकिन अब तुम इसके लिए मुसीबतें बना रही हो। अब ये सुनकर शिची को हंसी आने लगी। वो कहती है कि चलो ये तो आपको मक्खन लगा रही थी, पर आप इतने बेवकूफ कैसे निकले कि इसकी बातों में ही आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अंदर की खिचड़ी कुछ और ही पक रही है, वरना तो एक दूसरे को इस तरह फेवर क्यों करते। खैर अब तो मैं सब कुछ जान चुकी। ये सुनकर तो डायरेक्टर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, इसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। शिची को तो मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी। तभी पीछे से हाओचेन आते हुए बोला कि मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो शिची को यहाँ से फायर करे। डायरेक्टर और शाओ शाओ उसे देखकर फौरन से क्लेरिफिकेशन देने लगे कि प्रेसिडेंट देखे ना, मैंने सारी रात बैठ
बैठकर स्क्रिप्ट बनाई है, इसके लिए डायरेक्टर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया, पर शिची ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया ये कहकर के मैंने उसकी स्क्रिप्ट चोरी की। हाओचन बोला कि कल सारी रात शिची बैठकर एक एक वर्ड टाइप करती रही, मैं उसे देख रहा था पर मुझे उसके साथ बैठी हुई तुम तो कहीं पर नजर नहीं आई। ये सुनकर तो वो दोनों ही हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। इधर हाओचन शिची को अपने पास करते हुए कहता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो डायरेक्टर ने फौरन से यू टर्न ले लिया, कहने लगा कि शाओ शाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने प्रेसिडेंट से झूठ बोला, इसके लिए तुम्हें अभी के अभी फायर किया जाता है। जबकि हाओचन कहता है कि इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ के डायरेक्टर नहीं रहे। वो तो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। इधर शाओ शाओ कहने लगी कि मैडम मैंने चोरी जरूर की पर आप जानती हो ना कि मैं इस कंपनी के साथ कितना लॉयल हूँ, प्लीज मुझे कंपनी से फायर मत करना। शिची कहने लगी कि नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों फायर करूंगी, तुम्हें तो मैं एक नई पोजीशन देने वाली हूँ। जो कहने के बाद उसे एक कैप पहना दी कि आज से तुम गेट पर ड्यूटी दिया करोगी क्योंकि अब से तुम यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हो। इसी हम देखते हैं जहाँ हाओचन शिची को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हुए बोला कि तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा। शिची उसे देखते हुए बोली कि ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि इसकी कीमत कुछ 5 मिलियन तो होगी ही। हाओचन बोला कि सिर्फ 5 मिलियन, इसकी कीमत 10 मिलियन है। अब तो शिची भी सुनकर हैरान हो गई कि इतनी एक्सपेंसिव चीज को भी मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे वो किसी लो क्वालिटी की हो। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव चीजों को वैल्यू नहीं दे रही। खैर अगर ये इतना ही एक्सपेंसिव था तो ये गंदे से बॉक्स में क्यों बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुरानी सी लकड़ी से बना हो, इसलिए मैंने तो फौरन से उठाकर उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। अगर ये इतना प्यारा सा जेट पेंडेंट उसमें पड़ा रहता तो खराब हो जाता ना। हाओचन बोला कि क्या तुमने उसे फेंक भी दिया, तुम जानती भी हो कि वो मिंग डायनेस्टी के कितने यूनिक वुडन से बना है और उसकी कीमत ही सिर्फ 5 मिलियन थी। बेचारी शिची को तो एक झटका सा लगता है और वो फुर करके वहाँ से गायब हो गई उस बॉक्स को ढूंढने के लिए। यहाँ हाओचन जो कि अभी बात कर ही रहा था वो भी देखकर हैरान हो गया कि ये मेरे नजरों के सामने से कहाँ गायब हो गई। नेक्स्ट सीन में शिची को वो बॉक्स मिल गया था जिसे उठाते हुए वो कहती है कि बेबी फाइनली तुम मुझे मिल गए हो, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने एक्सपेंसिव हो तो मैं तुम्हें फेंकती ही क्यों। तभी उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड त्यान ने देख लिया था जो आते हुए पूछने लगा कि अरे शिची तुम अभी भी कूड़े में से चुन चुन कर चीजें उठा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़ जाने के बाद तुम्हारी लाइफ बदतर से बदतर हो गई, अब तुम्हें मेरी याद तो जरूर आती होगी। जिस तरह तंज करके वो ये सारी बातें कह रहा था, शिची कहने लगी कि ओह उल्लू के पट्टे, ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं। अपना मुंह भी देखा है तुमने शीशे में कि मैं तुम्हें याद करने लगी, बल्कि जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है ना मेरी लाइफ में तो हर तरफ से सुकून ही सुकून हो गया। और ये जो मैंने अभी अभी ट्रैश कैन से उठाया, इस बॉक्स में मेरा बर्थडे गिफ्ट पड़ा हुआ था जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया और इसकी कीमत ही सिर्फ 5 मिलियन है। भला त्यान को इस बात का यकीन क्यों आने लगा, क्योंकि शिची तो एक पुअर फैमिली से थी। कहने लगा कि जाकर हॉस्पिटल में चेक कराओ, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो इतनी ऊंची ऊंची बातें करने लगी। खैर कल 5 स्टार होटल में मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, अगर तो तुम देखना चाहती हो कि रियल में रिच लोग कैसे होते हैं तो वहाँ आकर जरूर देखना। वैसे भी ये तुम्हारा पहला और आखिरी बार ही होगा कि तुम किसी 5 स्टार होटल को विजिट करो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलने वाला। फिर शिची बोली कि तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आती है मेरी जूती, जिस दिन तुम मेरी लाइफ से चले गए थे ना उसी दिन तुम मेरे लिए मर चुके। वैसे भी मुझे तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा कभी भी मेरे सामने मत आना। जो कहने के बाद वो चली गई। इधर हाओचन के पास आकर वो काफी ज्यादा गुस्सा थी, उसकी तरफ बॉक्स फेंकते हुए बोली कि पता नहीं क्यों सुबह सुबह ही मेरा इस मेरे मनहूस एक्स के साथ सामना हो गया, अब मेरा सारा दिन ही बुरा गुजरेगा, आज तो मेरी बर्थडे थी। हाओचन उसे गुस्सा होते हुए देखकर कहता है कि अरे ये भी कोई बात है गुस्सा करने की, चलो दफा करो इन जैसे लोगों को, हम इनके बारे में बात ही क्यों करें। और वैसे भी आज मेरी प्यारी सी वाइफ की बर्थडे है तो मैं उसका दिन बुरा कैसे गुजरने दे सकता हूँ, इसीलिए ही मैंने 5 स्टार के सबसे टॉप फ्लोर पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी अरेंज करवाई है। अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज सुनकर तो शिची काफी ज्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से हाओचन को हक करते हुए बोली कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है,
फिर तो मुझे बहुत कुछ मजेदार खाने को मिलेगा। अब वो फूडी थी तो उसे ज्यादा खुशी तो फूड की ही होगी ना। नेक्स्ट सीन 5 स्टार होटल का दिखाया गया, जहाँ त्यान और उसकी वाइफ खड़े सभी सेलिब्रिटीज का वेलकम करना चाहते थे, जबकि वो सारे इसे इग्नोर करते हुए गुजर रहे थे। तभी वो मिसेस जो को रोकते हुए कहने लगा, कह रहे आप, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी पर आई हैं। वो बोली कि यकीनन तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आ रही हूँ, बल्कि मैं तो टॉप फ्लोर पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मिस्टर ली हाओचेन ने अपनी वाइफ की बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था। जो कहकर वो तो वहाँ से चली गई। यहाँ त्यान को दिल ही दिल में बुरा तो जरूर लगा, पर वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारी एंगेजमेंट पार्टी में ना भी आए तो इसका हमारे बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो कहने के बाद वो अपनी होने वाली वाइफ से कहता है कि हम अपनी एंगेजमेंट पार्टी को बाद में स्टार्ट करवा देंगे, क्यों न पहले हम ऊपर जाकर मिस्टर ली हाओचेन के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाएं, क्योंकि इस तरह वो खुश हो जाएगा और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे साथ बिजनेस कोलिब्रेशन करे। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब तक वहाँ शिची भी पहुँच जाई थी, जो हाओचेन को कॉल पर कहती है कि बेबी बस थोड़ी देर में पहुँच ही रही हूँ। त्यान ने उसे देखते साथ ही वहीं पर रोक दिया, कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आओगी और अब तुम पहुँच भी आई हो। जिस पर शिची ये कहकर जाने लगी कि मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ, पर वो इसे जाने नहीं देता। कहने लगा कि तुम इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर आई हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो। शिची अब उसे उसकी इन बातों पर क्या ही कह पाती कि तभी उसकी नजर उसकी होने वाली वाइफ पर पड़ी। कहने लगी कि अरे वाह, तुम कितनी प्यारी हो, तुम ही हो ना इसकी होने वाली वाइफ। तुम्हें एक बात बताऊं, जब ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था ना, तब भी ये चोरी छुपे मुझे मैसेजेस करता रहता था, मुझसे भीख मांगता रहता था कि मैं दोबारा इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं। साथ ही उसे त्यान के मैसेजेस भी दिखा देती है। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया और काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा। उसे थप्पड़ मारते हुए बोली कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे चीट कर रहे थे, मैं अब तुम्हारे जैसे लड़के के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। और ये कहकर वो जाने लगी। अभी त्यान का भाई भाग कर आते हुए कहने लगा कि अरे भाभी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, वो भी किसी अरे गहरे की बातों में आकर। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा भाई आपके साथ बहुत लॉयल है। इसी हद तक तो वो भी इसकी बातों में आकर यहीं पर रुक गई, पर बात अभी तक यहाँ पर खत्म नहीं हुई। शिची बोली कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम तो लिली था ना, जो तुम्हें छोड़कर चली गई। वो कहने लगा कि हाँ, पर ये बात तुम्हें कैसे पता। शिची ने बताया कि वो सब छोड़ो, पहले ये सुनो कि असल में मसला ये नहीं था कि लिली के पेरेंट्स तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं हो रहे थे, बल्कि जिसे तुम लॉयल कह रहे हो ना, उसी ने ही तुम्हारे पीठ पीछे उसके पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायतें की थी। त्यान तो यहाँ बुरी तरह फंस गया, क्योंकि भाइयों जैसा दोस्त उसका सच जान चुका। उसे मारते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी तक अपना दोस्त समझता रहा और तुमने मेरे पीठ पीछे ही मुझ पर चुरा घोंप दिया। त्यान बोला कि रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। जबकि यहाँ शिची तो यह सब कुछ देख देख कर खुश हो रही थी। अभी त्यान की मॉम आते हुए बोली कि बस करो ये रोला, क्या तुम लोगों ने शोर मचा दिया है। ये लड़की तो सिर्फ तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती थी, भला और इसका काम भी क्या हो सकता है, इसीलिए तो इसे मेरे बेटे ने भी छोड़ दिया था। जबकि शिची ने यहाँ से भी रास्ता निकाल लिया। वो कहती है कि आंटी, आपको एक सच्ची वाली बात बताऊं, आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया था ना, जो किसी और औरत के पास चला गया। असल में उस केस में भी आपके बेटे ने ही अपने डैड की हेल्प की थी, क्योंकि वो उस औरत को भी मॉम कह रहा था। अब भला कोई माँ ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो भी त्यान को थप्पड़ मारने लगी कि तुम तो बेटा कहलाने के भी काबिल नहीं। अब तो बेचारा त्यान भी तंग आ गया। कहने लगा कि क्या तुम सब लोग मुझे ही मारे जा रहे हो, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़की सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वरना तो ये यहाँ पर आती ही क्यों। शिची, तुमने हम सब के बीच में लड़ाई करवा दी है ना, अब देखना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिची बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ जानबूझकर आई थी, बल्कि मैं तो ऊपर जाने वाली थी, तुम्हें याद नहीं, पर तुमने ही मुझे रोक दिया। त्यान बोला कि सुना तुम सब लोगों ने, ये कितना बड़ा झूठ बोल रही है। ऊपर तो मिस्टर ली हाओचेन की वाइफ की बर्थडे पार्टी चल रही थी, भला वो इतने अमीर लोग इसे क्यों बुलाने लगे, इसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जो ये वहाँ पर जा सके। शिची बोली कि मेरे पास वहाँ जाने की क्वालिफिकेशन हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, पर मैं बता रही हूँ कि तुम वहाँ पर कभी भी नहीं जा सकते। त्यान को भी अब गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि सब्र करो, तुम्हें तो अब मैं बताता हूँ। जो कहने के बाद उस पर हाथ उठाने लगा। दूसरी तरफ हाओचेन को दिखाया गया, जो कि शिची के लिए गिफ्ट लेने में मसरूफ था। आखिर आज उसकी बर्थडे है, इसलिए हाओचेन उसे काफी सारे गिफ्ट देना चाहता था। तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि बॉस जल्दी चले, मैडम को कुछ हो गया और वहाँ की सिचुएशन भी बहुत
क्रिटिकल है। हाओचन तो ये सुनकर फौरन से भागने लगा, पर यहाँ हम देखते हैं कि त्यान का हाथ उस तक पहुँचने से पहले ही शिची ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी खूब तरह से पिटाई शुरू कर देती है। आखिर वो मार्शल आर्ट की मास्टर थी, इतनी आसानी से उसे कैसे कोई हाथ लगा सकता है। बेचारा त्यान भी आखिर में उसकी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शिची भी उसका हाथ छोड़कर कहती है कि माफ करना, आज के लिए इतना ही खेल काफी था, और फिर ऊपर की तरफ जाने लगी। मगर त्यान उसे जाने नहीं देना चाहता, कहने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर रह गए हो साहब, जल्दी से आओ और इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड भी फौरन से पहुँच आए, जो शिची की तरफ बढ़ ही होते हैं कि तभी हाओचन आकर बोला कि मैं भी देखता हूँ, कोई इसे हाथ तो लगा कर दिखाए। त्यान ने भी आगे आकर उसका वेलकम किया, कहने लगा कि मिस्टर ली हाओचन, मैं बहुत टाइम से आपसे मिलना चाहता था, क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें। इधर शिची कहने लगी कि तुम मुझे लेने के लिए क्यों आ गए हो, मैंने कहा तो था कि मैं आ रही हूँ। जिस पर वो कहने लगा कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो तुम अभी तक इस लड़की की हड्डी पसलियां तोड़ चुकी होती, तो फिर हम तुम्हारी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते। ये सुनकर तो यहाँ त्यान भी हैरान हो गया कि क्या ये आपकी वाइफ है। हाओचन बोला कि हाँ, शिची मेरी वाइफ है, और तुमने जो मेरे साथ बिजनेस कोलिब्रेशन करने की खुशफहमियां पाल रखी थी उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसे लोगों के साथ कोलिब्रेशन नहीं करता। शिची बोली कि मैंने तो कब से ही तुम्हें कहा था कि मैं ऊपर जाने के लिए आई हूँ, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। जो कहने के बाद अब वो हाओचन के साथ ऊपर जाने लगी, जबकि त्यान को सिक्योरिटी गार्ड्स ने मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ बदतमीजी की। जहाँ शिची सैड होकर खुद से ही कह रही थी कि सभी लोग जन्म दे सकते हैं, तो मैं किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकती। वो जब ये कह रही थी तभी पीछे से हाओचन और उसके असिस्टेंट ने भी ये बात सुन ली, जिस पर असिस्टेंट फौरन से पूछने लगा कि बॉस, ये मैडम क्या कह रही है, क्या मैडम कभी भी माँ नहीं बन सकती। हाओचन भी सैड तो जरूर हुआ, पर वो असिस्टेंट से कहने लगा कि चुप करो, खबरदार अगर आइंदा तुम्हारे मुँह से ये बात निकली तो मेरी मॉम को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। अब जल्दी से चलो यहाँ से। असल में यहाँ शिची कैट की बात कर रही थी कि सबकी बिल्लियां जन्म दे सकती है, तो मेरी बिल्ली क्यों नहीं, क्योंकि ये क्यूट सी किटन उसे काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। तो वो कहती है कि आई विश मेरी कैट भी किसी ऐसी किटन को जन्म दे पाती तो कितना अच्छा होता ना। नेक्स्ट सीन में हाओचन जानता था कि शिची उस बात को लेकर कितना ज्यादा सैड है, इसलिए उसका शोल्डर मसाज करते हुए कहने लगा कि अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े या किसी चीज को तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे फौरन से बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। यहाँ शिची रील्स देख रही थी और तभी उसे याद आया कि अरे हाँ, मुझे तो किटन चाहिए, तो उसे दिखाते हुए कहने लगी कि मुझे इस तरह का बेबी चाहिए। हाथ लगने से वो एक ह्यूमन बेबी की वीडियो आ गई थी। शिची बोली कि मुझे ये चाहिए, प्लीज मुझे खरीद दो ना। बेचारा हाओचन तो शॉक्ड हो गया कि क्या, इसे कैसे खरीद सकते हैं, नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मगर शिची समझने वाली कहाँ थी, वो आगे आते हुए बोली, पर क्यों, मेरी सभी फ्रेंड्स ने तो बाय कर लिए हैं, आप मुझे बाय करके क्यों नहीं देते। बेचारा हाओचन तो सोच में पड़ गया कि बच्चों को किस तरह खरीदा जा सकता है। कहने लगा कि ये तुम्हारी किस तरह की फ्रेंड्स है, ये तो गलत बात है, और अगर इस तरह हम बाय कर ले तो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दुख होगा ना। शिची बोली कि कोई बात नहीं, जब मैं उसे ले आऊंगी तो मैं उसे अपना बायोलॉजिकल सन कह दूंगी, फिर उसके पेरेंट्स को भी दुख नहीं होगा और वो भी खुश रहेगा। हाओचन समझ रहा था कि शिची किसी ह्यूमन बच्चे को खरीदना चाहती है, इसलिए तो बेचारा हैरान परेशान था। जबकि शिची ने उसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते, और फिर कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझे बाय करके नहीं देना चाहते तो मैं जा रही हूँ, खुद ही बाय कर लूंगी। जो कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। हाओचन उसे आवाज देकर कहता है कि शिची रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, देखो हम किसी भी बच्चे को इस तरह नहीं खरीद सकते, ये इल्लीगल है। फिर फौरन से जाकर उसका पीछा करने लगा। यहाँ रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे देखकर कहने लगी कि हेलो फर्स्ट लव, काफी टाइम हो गया हमारी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। हाओचन बोला कि कौन सा फर्स्ट लव, आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वो लड़की बताने लगती है कि अरे तुम मुझे भूल भी गए, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ चेन चेन, याद है जब हम किंडरगार्टन में एक साथ पढ़ा करते थे, तभी तुमने मुझे प्रपोज किया था, ये कह करके जब हम बड़े हो जाए तो तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करोगे। हाओचन बोला कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, किंडरगार्टन की बातों को तुमने इतना सीरियसली ले लिया था, मेरा वक्त जाया मत करो, मैं यहाँ
यहाँ अपनी वाइफ को ढूंढने आया हूँ। जो कहकर वो शीची को ढूंढने के लिए भाग गया। यहाँ चंचन कहने लगी कि क्या तुमने शादी भी कर ली है? खैर मैं भी देखती हूँ कि कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारे दिल में मेरी जगह ले ली। यकीनन मुझसे ज्यादा प्यारी तो नहीं होगी, तो फिर मैं इतनी आसानी से उसे जीतने कैसे दे सकती हूँ। दूसरी तरफ शीची को दिखाया गया जो कि एक लिटिल बॉय के साथ बैठी हुई थी, लेकिन असल में वो दोनों ही एक किटन के साथ खेल रहे होते हैं। शीची किटन से कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो, मेरे साथ घर क्यों नहीं चली जाती? और इस पर वो लड़का पूछने लगा कि सिस्टर क्या आप इसे अपने साथ घर लेकर जाना चाहती हो? शीची बोली कि हाँ क्यों नहीं, देखो ना कितना क्यूट है, घर ले जाने के बाद मैं बिल्कुल मॉम की तरह ट्रीट करूंगी, है ना? अब तो चलोगे ना मेरे साथ? एंड टाइम पर यहाँ हाउचन ने भी आकर उसकी ये सारी बातें सुन ली, जिस पर उसे तो लगा कि वो उस लिटिल बॉय से बात कर रही है। ये तो सच में ही यहाँ पर बच्चे को खरीदने के लिए आई है। आखिर इसे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे शीची ये तुम क्या कर रही हो? हाउचिन की आवाज सुनकर पहले वो बिल्ली भाग जाती है, फिर वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। आखिर वो उसी की ही तो बिल्ली थी। जबकि शीची ने उसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या जरूरत है इतनी ऊंची ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारने की? देखो ना भाग गया वो, अब मुझे कहाँ से मिलेगा वो? हाउचिन बोला कि यार शीची ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि बच्चों को खरीदना और बेचना इलीगल है, इसलिए मैंने खरीदने वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया और मैं खुद ही यहाँ पर किडनैप करने के लिए आ गई। वैसे भी इंटरनेट पर और कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं लिखा ना कि हम किसी बच्चे को किडनैप करके अपना बच्चा नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम लीगल है और हम इसे कर सकते हैं। हाउचन तो उसकी बातें सुन सुनकर पागल हो रहा था कि आखिर ये तुम किस तरह की चीजें देखने लगी जो तुम्हें मिसगाइड कर रही हैं। मगर शीची तो जिद पर अड़ी हुई थी। वो कहती है कि कोई बात नहीं ना, वो अकेला है, उसे पालने वाला भी कोई नहीं, तो क्या हम उसे घर नहीं लेकर जा सकते? आई प्रॉमिस मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। बेचारा हाउचन वो तो उसे सुन सुनकर भी थक गया था। कहने लगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो, हम घर चलकर इसके बारे में बात करेंगे। जबकि शीची उसके साथ घर भी नहीं जाती। वो गुस्सा हो गई कि कितने अफसोस की बात है, मैं इसे बाय नहीं कर सकती, अडॉप्ट नहीं कर सकती, इवन के मैं इसे जन्म भी नहीं दे सकती। ये बातें पीछे ही खड़ी चंचन ने भी सुन ली, जो कि इन दोनों का पीछा कर रही थी शीची को देखने के लिए। कहने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लड़की कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये मेरे पास अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इसी का ही फायदा उठा लूं। वैसे भी फैलती फैमिलीज तो कभी भी इस तरह की लड़कियों को अपनी फैमिली का पार्ट नहीं बनाती जो कि उनको हायर ही ना दे सके। तो वो हाउचन की मॉम को कॉल करती है, जिसका नंबर इसने पहले से ही ले रखा था। कहने लगी कि मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हाउचन शीची को घर लाकर उसे बच्चों की तरह समझा रहा था कि तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? देखो हम दोनों साथ में कितने खुश हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम दो ही अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करें? वैसे भी हमें किसी तीसरे की जरूरत तो नहीं। जबकि शीची ने मुंह बनाया हुआ था। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो हर हाल में मुझे चाहिए। हाउचन उसका ध्यान बटाने के लिए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना, नए नए गिफ्ट लेना। जो देखकर शीची भी खुश हो गई। कुछ देर के लिए तो वो किटन के बारे में भी भूल गई थी। तभी यहाँ डोर बेल बजती है, जो सुनकर हाउचन कहने लगा कि तुम यहीं पर रहो, मैं जल्दी से देखकर आता हूँ। डोर पर चंचन और हाउचन की मॉम होती है, जहाँ चंचन उन्हें कह रही थी कि आंटी हाउचन तो पागल हो गया है, पर मैं जानती हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हाउचन भी इन दोनों को यहाँ साथ में देखकर हैरान था। जबकि चंचन शीची को ताना देते हुए बोली कि ये वो मुर्गी है जो अंडे तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी आपके घर पर कब्जा जमाए बैठी है। आंटी आप खुद ही सोचें, आपका कितना बड़ा बिजनेस है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा फिर तो आपके बिजनेस को कभी भी कोई वारिस नहीं मिलेगा। शीची बोली कि क्या मतलब, कौन सी मुर्गी? क्या हम इस मुर्गी को खा सकते हैं? उसे तो अभी भी खाने की ही पड़ी हुई थी। जो सुनकर चंचन कहने लगी कि शीची कितनी बदतमीज हो तुम, आंटी का दुख तुम्हें सीरियस ही नहीं लग रहा। बेचारी शीची को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ चंचन कहती है कि देखो तो सही, तुम अभी भी एक्टिंग कर रही हो। खैर आंटी इस बारे में सब कुछ सच सच जान चुकी कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। जो सुनकर वो तो हैरान हो गई। लेकिन यहाँ हाउचन ने चंचन को फौरन से शट अप कह दिया, क्योंकि वो मजीद शीची को हर्ट नहीं करना चाहता। उसके पास आते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, वैसे भी मेरे लिए बच्चे मैटर नहीं करते। इधर चंचन भी फौरन से जवाब देते हुए बोली कि अगर तुम्हारे लिए बच्चे मैटर नहीं करते तो क्या हुआ, आंटी के लिए तो मैटर करते हैं ना। आंटी ये देखे, ये मेरी फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि मुझे किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं। अगर आप इसे घर से बाहर निकाल कर हाउचन से मेरी शादी करवा दे तो आई प्रॉमिस कि मैं
3 साल के अंदर आपको 2 हायर तो दे सकती हूँ। जिस तरह मस्के लगा लगा कर वो आंटी से बात कर रही थी, यहाँ तो देखकर शिची और हाओचन भी हैरान थे कि ये किस तरह की लड़की है। जबकि मॉम अपने पास से एक बैंक कार्ड निकालते हुए बोली कि शिची इसमें 10 मिलियन युवान्स है, इसे तुम रख लो। चंचन कहने लगी कि आंटी डायरेक्टली ही इसे डाइवोर्स का कह देना, ब्रेकअप के लिए ही 10 मिलियन युवान देने की क्या जरूरत, आप सच में ही कितनी काइंड हैं। आंटी बोली कि अगर सच बताऊं तो ये पैसे मैंने हाओचन और शिची के बच्चों के लिए ही सेव किए थे, क्योंकि बच्चों के लिए पहले से ही सेविंग करना बहुत जरूरी है। पर अगर शिची कभी माँ नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, मैं ये सारे पैसे उसे पॉकेट मनी के तौर पर दे रही हूँ। और वैसे भी हम अपने घर में बहू लेकर आए हैं, कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन तो नहीं। जो सुनकर शिची और हाओचन तो दोनों खुश हो गए, जबकि चंचन को तो गुस्सा आ रहा था कि आंटी ये अब क्या कह रही है। आंटी कहने लगी कि तुम्हें भी मैं एक एडवाइस करती हूँ कि दूसरों की लाइफ खराब करने से तुम्हारी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। इधर हाओचन ने भी अपने असिस्टेंट को इशारा कर दिया इस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए, जिस पर असिस्टेंट ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके जाने के बाद यहाँ शिची इन दोनों को साथ बैठाकर पूछने लगी कि मुझे तो अब समझ में आया, अब दोनों कह रहे थे कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। मॉम बोली कि शिची बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो हमेशा सिर्फ यही चाहती थी कि तुम और हाओचन हमेशा साथ में खुश रहे। बेचारी शिची कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि आंटी मेरी बात तो सुने, जबकि वो सुनती ही नहीं। कहने लगी कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, अगर कभी भी फ्यूचर में हाओचन तुम्हें डिसलाइक करने लगे या तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं इसके कान पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। हाओचन भी कहने लगा कि हाँ मॉम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम अभी ही इससे एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। आखिरकार चीची भी तंग आकर उठते हुए चीख कर कहती है कि मेरी बात तो सुने, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, असल में तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर तो वो दोनों ही हैरान हो गए कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। चीची बोली कि वो जो मैं पहले मांग रही थी वो तो ये वाली किटन है जिसे मैं अपने बेबी के साथ ग्रो अप करना चाहती थी। हाओचन को तो यकीन ही नहीं आता, वो खुशी के मारे उसे हक करते हुए कहता है कि फाइनली हमारा बेबी आने वाला है। मॉम भी इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।